हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स गैसों की द्रव्यों में विलेयता। ठीक है, इसमें हेनरी का नियम भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, बात हो रही है गैसों की द्रव्यों में विलेयता। सबसे पहले हम लोग विलेयता, सॉल्बिलिटी जिसको कहते हैं या फिर घुलनशीलता भी कह सकते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं विलेयता, सॉल्बिलिटी की, तो कह सकते हैं किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हो या घुल सकती हो, ठीक है, उसे उस पदार्थ का विलेयता कहते हैं। ठीक है, सॉल्बिलिटी या फिर घुलनशीलता कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गैसों की द्रव्यों में विलेयता, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। देखिए, अब मान लीजिए कोई भी गैस है, इसको घोलना है किसमें, लिक्विड में, तो वैसे तो आसानी से घुलने वाले नहीं है क्योंकि लिक्विड द्रव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पानी ले लें। अब पानी में किसी गैस को घोलना है तो गैस तो ऊपर ऊपर ही रहता है और लिक्विड नीचे रहता है, तो आसानी से तो नहीं खुलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ प्रेशर दिया जाएगा तो उससे हम कुछ गैसों को घोल सकते हैं। लेकिन हाँ, तब भी टोटल गैसों को नहीं घोल सकते कि सभी प्रकार के गैस सभी लिक्विड में घुल ही जाएंगे। ठीक है, कुछ गैसें होती हैं जो अत्यधिक घुलनशील होती हैं, जो जल से या फिर मान लीजिए लिक्विड से अपक्रिया करती हैं या फिर उसमें जाने के बाद आयनित हो जाती हैं तो अच्छे से घुल जाती हैं प्रेशर देने पर। लेकिन कुछ गैसें होती हैं जो अपक्रिया नहीं करती हैं द्रव से या जल से, वो आसानी से नहीं घुलती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जल में अच्छे से नहीं घुलता है। ठीक है, बहुत कम घुलनशील है। जबकि हम लोग बात करें HCl या फिर अमोनिया NH3 ले लें तो वो जल में अच्छे से घुलनशील है, ये प्रेशर दिया जाए तो। और बिना प्रेशर के तो आसानी से नहीं घुल सकता। जैसे मान लीजिए हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए हम लोग इसको फिगर से समझें कि मतलब कैसे कैसे किसी द्रव में गैस को घोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कंटेनर लिया गया है या बीकर कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ नीचे लिक्विड दिखाया गया। ठीक है, ये द्रव है, जो ब्लू दिख रहा है द्रव है, और ऊपर कुछ गैसेस मॉलिक्यूल हैं। अब इन गैसों को इस द्रव में घोलना है। मान लीजिए द्रव वाटर ही ले सकते हैं, पानी है, तो गैस को द्रव में घोलना है। तो ये सबसे पहले मान लीजिए इस पर कोई भी प्रेशर नहीं लगाया जा रहा है, तो ये गैस की मॉलिक्यूल दूर दूर है। ठीक है, अभी कोई भी प्रेशर इन पर नहीं है तो दूर दूर है, एक भी मॉलिक्यूल इसके जल के अंदर या द्रव के अंदर नहीं है। लेकिन इसके बाद जब मान लीजिए कुछ प्रेशर इस पर दिया गया, एक पिस्टन लगाया गया, तो टोटल जो गैस इधर उधर थे वो गैस इकट्ठे तो हो गए, लेकिन अभी भी इस पर कोई प्रेशर दिया नहीं गया, बस सिर्फ पिस्टन लगाया गया है। ठीक है, तो पिस्टन लगाने से गैस तो इकट्ठे हो गए लेकिन अभी भी द्रव में नहीं गए हैं। लेकिन इसके बाद जब इस पर कुछ प्रेशर भी दिया गया और कुछ इस पर वेट रखा गया, प्रेशर दिया गया, तो कुछ गैसेस मॉलिक्यूल अब इस द्रव के अंदर चले गए हैं। अब द्रव के अंदर जाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि जब इन पर प्रेशर दिया जा रहा है, तो देखिए यदि मान लीजिए इधर से देखेंगे, इधर से वाल है, इधर से वाल है और ऊपर से पिस्टन है, तो इन तीनों को तो तोड़ के जा नहीं सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल। ऊपर से जब प्रेशर दिया गया तो फिर इनके पास सिर्फ एक ही लेयर को तोड़ के इसके अंदर घुसने के लिए जगह था, वो था लिक्विड का, द्रव का लेयर। ठीक है, जो कि इन तीनों से हल्का था, तो इसीलिए ये द्रव में प्रवेश कर गए हैं। तो यहाँ पर प्रेशर देने से कुछ गैस के मॉलिक्यूल द्रव के अंदर घुल गए हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ओपन था, जैसे हम लोग के ऊपर या कोई भी मान लीजिए लड़का है जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्रेशर ना दिया जाए, यदि मान लीजिए शादी की बात करें, ठीक है, तो जैसे लव मैरिज अरेंज मैरिज, तो वो ज़्यादातर फेवर में रहेगा लव मैरिज। ठीक है, क्योंकि जैसे उसको पसंद है, बातचीत करता है, तो वो सोचेगा हाँ यही हो जाए। लेकिन यदि मान लीजिए मम्मी पापा नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उस पर जब प्रेशर लगाया जाता है तो वो क्या करता है, मतलब किसी तरह से राजी होता है कि हाँ चलो ठीक है कर लेंगे अरेंज मैरिज ही। ठीक है, उसके बाद और प्रेशर दिया जाता है तब जाके वो अरेंज मैरिज कर लेता है। फिर बाद में भले ही उसके दिमाग में आए, ठीक है, क्योंकि पहले फ्रीली घूम रहा था, कोई टेंशन नहीं था, अब शादी के बाद तो फंस ही गया, तो बाद में दिमाग में आता है कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था। तो यहाँ पर वही हाल गैसों का होता है। ठीक है, यदि प्रेशर नहीं दिया गया तो फ्रीली घूम रहे हैं, यदि कुछ प्रेशर दिया गया तो बाउंडेशन में आ गए कि मतलब इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अरेंज मैरिज के लिए तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद और प्रेशर रिश्तेदारों का और सबका प्रेशर पड़ता है, ऐसा वैसा है, इसमें अच्छा है, मतलब दुनिया भर का फैमिली अच्छी है, तो फिर यहाँ हम राजी तो हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में पछताते हैं कि हाँ मतलब शादी ना ही किए होते तो ही अच्छा था। ठीक है, शादी करके फंस गए यार। तो अब देखिए सेम उसी प्रकार से गैसों का हाल होता है, पहले द्रव में नहीं घुलते हैं, फिर प्रेशर देने पर कुछ कुछ उम्मीद है, फिर और प्रेशर देते हैं तो ये घुल जाते हैं। फिर इसी को हाँ एक चीज़ और डिपेंड करता है कि टोटल गैस प्रेशर देने पर भी नहीं घुल रहे हैं, लेकिन कुछ गैसें होती हैं जो इन द्रव से अपक्रिया कर लें। जैसे मान लीजिए हम वाटर ले रहे हैं, तो जो वाटर से अच्छे से अपक्रिया कर लेंगी वो अच्छे से घुलनशील होंगी। ठीक है, जो नहीं करेंगी उसको हम लोग अभी आगे और देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो इसी को हेनरी ने अपने नियम से बताया था, इसीलिए इसको हेनरी का नियम कहते हैं। अब उसको भी देख लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या है, उन्होंने क्या कहा था।
ठीक है। तो कुछ खास नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि इस द्रव में या किसी भी द्रव में जो गैस की मात्रा घुल रही है, ठीक है, घुली हुई गैसों की मात्रा वो इस पर लगाए गए प्रेशर के समानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ से देखें तो हेनरी क्या बताते हैं कि यदि मान लीजिए जो प्रेशर है P समानुपाती होता है गैसों की द्रव में घुली हुई मात्रा। जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ गैस के मॉलिक्यूल द्रव में घुल गए हैं, तो वो प्रेशर पर डिपेंड करता है कि हम इस पर कितना प्रेशर दे रहे हैं। यदि मान लीजिए हम प्रेशर को और बढ़ाते जाएं तो जो भी गैसें बची हुई हैं वो भी धीरे धीरे करके उसमें घुल जाएंगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद मान लीजिए ये जो यम है, स्मॉल यम, ये क्या है, गैसों की वह मात्रा जो द्रव में घुल चुकी है। अब ये कितनी मात्रा घुली है, ठीक है, तो यह डिपेंड करता है कि गैसों के द्वारा, मतलब इसके ऊपर जो द्रव के लेयर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल हैं वो गैस पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गैस के पार्टिकल ही तो प्रेशर डालेंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर से प्रेशर डाला गया गैसों पर, तो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर डालेंगे लिक्विड पर और तब जाके लिक्विड में घुलेंगे, ठीक है। तो फिर डिपेंड करता है कि यदि मान लीजिए हम लोग देखें कि कितना गैस या कोई भी गैस है तो कितना अधिक उस लिक्विड में घुल सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस गैस के द्वारा कितना प्रेशर उस पर डाला जा रहा है। अब कितना प्रेशर डाला जाएगा यह डिपेंड करता है कि उस गैस की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो यहाँ गैस की मात्रा को निकालने के लिए हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज भी ले सकते हैं, ठीक है। अतः कह सकते हैं कि जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर उस मोल प्रभाज के, उस गैस पर्टिकुलर उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P समानुपाती, इसको चाई भी कहते हैं या जनरली हम लोग यक्स कह देते हैं। यक्स क्या है, विलेय, मतलब गैसों के मोल प्रभाज जो इसमें घुल रहे हैं, मतलब जितना प्रेशर लगाया जा रहा है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर किसके द्वारा, पार्शियल गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा, उसका मोल प्रभाज हम लोग निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो P इक्वल हो जाता है KH x, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम। अब यहाँ KH क्या है, KH इक्वल हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इस पर अभी हम लोग आगे चल के न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, या फिर सबसे पहले देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम लोग बात करते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो डिपेंड करते हैं कि कितना गैस घुलेगा या नहीं घुलेगा, कौन सा गैस घुल रहा है, कौन सा गैस द्रव में नहीं घुल रहा है, ठीक है। तो इस पर हम लोग देखते हैं। यहाँ से पहला है गैसों की प्रकृति। जैसे मान लीजिए गैसों की प्रकृति की बात करते हैं तो गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि गैस द्रव में घुलेगा या नहीं घुलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, HCl लेते हैं NH3, ठीक है। तो HCl NH3 H2O में आसानी से घुल जाता है, जबकि O2 को लेंगे तो आसानी से नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं HCl तो H2O प्लस HCl, अब ये रिएक्शन आसानी से कर लेता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, H3O प्लस और प्लस Cl माइनस। देखिए जल में डालने से आयनित हो जा रहा है तो ये आसानी से घुल जाता है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए NH3 की बात करते हैं तो H2O प्लस NH3, अब ये भी रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NH4OH, ठीक है। फिर इसको और आगे देखेंगे तो ये भी आयनित हो जाते हैं, ठीक है, NH4 प्लस और प्लस OH माइनस में। तो ये जो आयनित हो जाते हैं या मान लीजिए जो लिक्विड से द्रव से अपक्रिया कर लेते हैं, मिल जाते हैं, वो आसानी से घुल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें यदि शादी की, तो देखिए जैसे अरेंज मैरिज ही कर रहे हैं लेकिन जिनसे बात बन रही है, जैसे देखने जाते हैं, लड़की देखने गए तो मान लीजिए बात बनने समझ में आ रहा है तो हाँ करते हैं, शादी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो फिर बात नहीं बन रही या कोई भी प्रॉब्लम है या कहीं और पसंद है तो हम घर वालों से भी कहते हैं, या फिर पहले तो नहीं बताते हैं लेकिन कहते हैं कि हाँ मतलब नहीं पसंद है, नहीं पसंद, कमी निकालते रहते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब घर वाले पूछेंगे कि हाँ ये तो कहीं पसंद है या कोई बात है तो भी बताओ, क्यों परेशान कर रहे हो, तो फिर अंदर से आवाज़ आती है क्या, किस किस का नाम लूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गैसें आसानी से जल में घुल जाती हैं, ठीक है, रिएक्शन करती हैं, वो आसानी से घुल जाएंगी, या मान लीजिए आयनित हो जाती हैं, और जो आयनित नहीं होती हैं, जल से क्रिया नहीं करती हैं, आसानी से नहीं घुलने वाली हैं। तो गैसों की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कौन सा गैस जल में आसानी से घुल रहा है, द्रव में घुल रहा है, कौन सा गैस नहीं घुल रहा है। हम देखते हैं ताप का प्रभाव, दूसरा है। तो ताप का प्रभाव मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए किसी भी द्रव में कोई गैस घुल रही है और उसमें उष्मा निकल रहा है, ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, तो यदि उष्मा निकल भी रहा है और यदि हम उष्मा को दें भी, ताप को बढ़ाएं भी, तो ताप बढ़ाने से उष्मा निकल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी निकल रहा है, तो उसमें
अपक्रिया जो होता है घुलनशीलता घट जाती है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ से ऑलरेडी उष्मा निकल रहा है और उष्मा देंगे हम, तो फिर गैस आ रहे थे और उष्मा निकल रहा है और उष्मा को बढ़ा देंगे तो फिर गैस के मॉलिक्यूल नहीं आ पाएंगे ना, तो गैसों की विलेयता कम हो जाएगी। यदि हम ताप को बढ़ाते हैं तो द्रव में गैसों की विलेयता घट जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2O प्लस CO2 इक्वल क्या होता है H2CO3, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ प्लस उष्मा भी होता है, प्लस उष्मा। अब मान लीजिए जल में CO2 घोलते हैं तो उष्मा भी निकल रहा है, यदि इसको हम लोग टेम्परेचर भी दें, हीट दें, तो ये अपक्रिया घट जाएगी, मतलब CO2 का H2O में जो घुलनशीलता है वो घट जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि मान लीजिए हम लोग हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी के नियम का एप्लीकेशन देखें, यूज देखें कि मतलब ये क्या है, क्यों ऐसा है कि प्रेशर बढ़ाने से मान लीजिए कोई भी गैस अधिक घुल रहा है तो इसका यूज उपयोग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला यदि हम लोग एप्लीकेशन देखें तो ये जो कोल्ड ड्रिंक होता है इसमें CO2 गैस को अत्यधिक प्रेशर दे के इसमें फिर इसको बंद किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए जिससे अत्यधिक प्रेशर दिया गया तो जिससे वो गैस CO2 उसमें घुल जाती है, और घुलने से क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि वैसे भी ये ड्राई आइस होता है, ठंडा रखता है काफ़ी टाइम तक। उसके बाद इसमें जो बैक्टीरिया पनपते हैं उन बैक्टीरिया को, तरल पदार्थ हैं, बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है CO2। ठीक है, तो CO2 गैस को बॉटल में अच्छे से प्रेषित करके डाला जाता है, उसके बाद उसको प्रेशर के साथ बंद किया जाता है। यदि मान लीजिए कहीं लॉक खुल जाए तो वायुमंडल का प्रेशर हल्का होता है, CO2 गैस टोटल निकल जाएगा वायुमंडल में। ठीक है, इसीलिए बहुत तेजी से प्रेशर देके और अच्छे से उसको क्लोज किया जाता है उस बॉटल को। उसका दूसरा उपयोग हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए हम लोग यदि समुद्र की गहराई में जाएं तब भी वही प्रॉब्लम होता है, और यदि ऊंचाई पे जा रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे, तब भी प्रॉब्लम क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वायुमंडलीय प्रेशर घट जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सांस लेने में यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो हम गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं। यदि गैस सिलेंडर को ना लेके जाएं तो क्या प्रॉब्लम होगा, यदि गैस सिलेंडर को ना लेके जाएं तो धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम, जैसे जैसे हम ऊंचाई तय करते जाएंगे वैसे वैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और इससे क्या होगा, हाइपोक्सिया नामक बीमारी होगी। हाइपोक्सिया से क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है धीरे धीरे कम कार्य करने लगता है। यदि हाइपोक्सिया और बढ़ जाएगी, जैसे मान लीजिए काफ़ी ऊंचाई, जैसे ये सबसे पहले देखा गया था प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाज़ के पायलट में, कि जब 1000 फीट से ऊंचाई पे जाता है वो, तो हाइपोक्सिया जब काफ़ी टाइम तक होता है उसके बाद फिर एनॉक्सिया हो जाता है। तो एनॉक्सिया में यदि किसी व्यक्ति को 5 मिनट तक भी रख दिया जाए तो वो अपना नाम भी नहीं बता पाएगा, मतलब इतना कम दिमाग काम करता है उसमें। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गैसों की प्रेशर, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गैसों का प्रेशर कम हो गया है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यदि प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगा। उसके बाद यदि मान लीजिए समुद्र के अंदर जा रहे हैं तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है, जैसे गहराई में जाते हैं तो जो गैसों का घुलनशीलता है हमारे अंदर मतलब तेज़ी से जाता है। फिर जैसे जैसे बाहर आते हैं दाब कम होता है। फिर यदि मान लीजिए हम उसमें हीलियम ना मिलाएं, नाइट्रोजन मिला के रखें, तो क्या होता है कि धीरे धीरे नसों से जैसे ऊपर आ रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन घुला था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो बाहर आने लगता है। तो अचानक क्या होता है, नसों में बबल आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब मान लीजिए समुद्र की गहराई में जाते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को ना रख के उसमें हम लोग हीलियम मिक्स कर लेते हैं। लेकिन जब ऊंचाई पे जा रहे हैं, जो गैस सिलेंडर ले जाते हैं नॉर्मल रहता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या है, जिसमें हेनरी कांस्टेंट निकालना है। हेनरी कांस्टेंट पर ही है, तो यहाँ से दिया गया है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की STP पर विलेयता 0.195 यम, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्मॉल यम है। ठीक है, स्मॉल यम मतलब क्या होता है, मोललता हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हेनरी स्थिरांक। इस फार्मूले से हम लोग देखेंगे तो यहाँ प्रेशर P इक्वल होता है KH, x मतलब मोल प्रभाज किसका, विलेय का। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग देखें, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ इस फार्मूले का यूज करें, P इक्वल है KH मतलब विलेय का मोल प्रभाज। यहाँ से KH निकालना है तो KH इक्वल क्या हो जाएगा, P/x। ठीक है, x मतलब विलेय का मोल प्रभाज। अब यहाँ पर STP पर दिया गया, तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। ये तो कन्फर्म P मिल गया। अब हमें x चाहिए। यदि हमें x मोल प्रभाज आप विलेय निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब दोनों होगा तो फिर ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, नीचे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या रख देंगे और निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ स्मॉल यम का मतलब हुआ क्या, मोललता। तो यहाँ दिया गया, और मोललता हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में
घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का हम मोललता कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0.195 इक्वल विलेय के मोल और नीचे 1 kg विलायक। तो 1 kg, एक का मतलब कुछ होगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, विलेय के मोल 0.195 जो दिए गए हैं वो क्या है, विलेय के मोल। ठीक है, अब विलेय की मोल कंफर्म हो गए 0.195। अब हम लोग निकालते हैं विलायक का मोल। तो विलायक कितना, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, और क्या है H2O। तो H2O के मोल निकालने के लिए H2O के मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ग्राम में मात्रा कितना, 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और नीचे अणुभार 18 इक्वल आ जाएगा 55.55। ठीक है, ये हो गया H2O के मोल और विलेय के मोल हैं 0.195। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं मोल प्रभाज ऑफ विलेय, मतलब H2S ही तो विलेय है। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.195 अपान, फिर दोनों के मोलों को जोड़ देंगे 0.195 और प्लस 55.55। ठीक है, इससे जो आएगा वो आएगा 0.0035। इतना आ जाएगा क्या, x H2S। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा, 1, P का मान 1 है, 1 अपान 0.0035। तो भाग देंगे तो लगभग आएगा 285 पॉइंट समथिंग आता है, बस इतने पर छोड़ देते हैं ATM। ये हो गया हमारा KH का मान, ये हमें निकालना था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।